जब से चांद गया था वो ऐसे ही घुटनों में सर दिए किसी गैर मरई नुक्ते पर गौर फिक्र कर रही थी। कमरे में मुसलसल फैलती वाइब्रेशन पर आखिरकार वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई। ना समझी से नजरें इधर उधर घुमाकर देखा। अचानक ही उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया। अब उसने बाकायदा उठकर चीजें उथल पुथल करके अपने मोबाइल की तलाश की। आखिरकार साइड टेबल के दराज में उसे अपना मोबाइल मिल ही गया। उसने तो मोबाइल यहाँ नहीं रखा था, जरूर ये चांद का काम होगा। उसके बारे में सोच कर ही मिशी का हल्क तक कड़वा हो गया। मोबाइल खोलते ही सामने अमल की 60 मिस कॉल्स देखकर उसे हैरत हुई। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो अमल ने उसे इतनी कॉल्स कर डाली। खैर जो भी था, ये तो अब उसे कॉल करके ही मालूम होगा। ज्यादा हैरत उसे तब हुई जब कॉल करने पर सेकंडों में कॉल रिसीव भी कर ली गई। हेलो मिशी, तुम हो क्या कॉल पर? अमल की बेताब आवाज उभरी तो उसे और ज्यादा हैरत हुई। हाँ हाँ अमल, मैं ही हूँ। मगर तुम्हें क्या हुआ? इतनी कॉल्स, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो फिक्रमंदी से गोया हुई। शट अप मिशेल सिद्दीक। ओह सॉरी, अब तो तुम मिशेल चांद मलक हो गई हो। वो एकदम फुट पड़ी। ये किस तर्ज में बात कर रही हो तुम मुझसे अमल? मिशी भी पल में संजीदा हुई। मैं उसी तर्ज में तुमसे बात कर रही हूँ जिस तर्ज में तुम जैसी लड़की से बात करनी चाहिए। मुझ जैसी लड़की? उसे शौक लगा। तुम्हें अंदाजा भी है अमल तुम क्या बोल रही हो? यस मिशेल मलक, मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बल्कि मुझे ये अंदाजा नहीं था मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने वाली मिशेल मेरे साथ ऐसा करेगी। सहन नहीं हुआ तुमसे। मेरा और चांद का प्यार भरा रिश्ता। उसने अपनी तरफ से लफ्जों का तीर चलाया जो शायद सही निशाने पर भी जा लगा। तभी उसके अल्फाज किसी धमाके की तरह मिशी के कानों में पास गूंजे। तो तुम और चांद? उसे अपनी ही आवाज कहीं दूर खाई सी आती महसूस हुई। हाँ, मैं और चांद एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और तुम हमारे दरमियान आ गई हो मिशेल सिद्दीक। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरी मुस्कुराहटें। तुम मुझे तड़पा कर कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी बद्दुआ है तुम्हें मिशेल। सिसकोगी तुम, रोगी तुम, तड़पोगी। तुम्हें एक पल खुशी का नसीब नहीं होगा। बस, खुदा के लिए बस कर जाओ अमल। बहते आंसुओं से वो कब की अमल की बद्दुआएं इल्जामात सुन रही थी, मगर अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम के। रहने दो मिशेल, अब ये झूठी और खोखली सफाइयां देकर तुम खुद को हर इल्जाम से बरी नहीं करवा सकती। सच तो ये है कि तुम्हारे पास कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता नहीं था। इसीलिए जब तुमने मुझे इतना खुश देखा तो तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने मेरे चांद को रिझाकर खुद से निकाह करने के लिए किसी भी तरह मजबूर कर लिया। वह जहर पर जहर उगर रही थी और मिशी को अपना आप किसी गहरी खाई में धंसता महसूस हुआ। कहीं सुना था, दुश्मन से ज्यादा दोस्तों से डरो क्योंकि वो आपके सारे राज और कमजोरियां जानता है। वक्त पड़े अगर वही दोस्त दुश्मनी पर उतर आए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। और मिशी की जिंदगी में आज ये बात सच हो गई थी। अमल ने उसकी उस कमजोरी को हथियार बनाकर उसके करैक्टर पर वार किया था, जिसे वो खुद से भी छुपाकर दिलो दिमाग के किसी कोने में दफन कर बैठी थी। अमल न जाने और क्या क्या बोलकर खामोश हो चुकी थी। फोन भी बंद हो गया था, मगर वो वहीं बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। धोखा दिया चांद मलक तुमने मुझे, मोहब्बत किसी और से और निकाह मुझसे। अमल के भी जज्बातों से खेल रहे हो और मेरी भी सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ऊपर से मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के फरेब डालना चाहते हो। मेरे साथ रिश्ता बनाकर तुम फिर अमल के साथ। बदगुमानी की हद हो गई थी, मगर ये बदगुमानी उसे कितनी तकलीफ से दो चार कर रही थी ये शायद कोई चाह कर भी नहीं जान सकता था। दरवाजा खटकने पर उसने जल्दी से आंसू साफ किए। भाभी, एक मासूम सी लड़की ने दरवाजे से मुंह अंदर किया। ये लड़की सुबह भी इसके कमरे में आई थी। इससे ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, मगर शायद वो चांद की बहन थी। हम सब असवद अंकल के यहाँ जा रहे हैं, क्या आप चलेंगी? नहीं गुड़िया, आप चले जाओ, मेरे जरा सर में दर्द है तो मैं आराम करूंगी। चाह कर भी वो इस लड़की से रूडली बात न कर सकी, इसीलिए सहूलत से मना कर दिया। ओके भाभी, टेक अ रेस्ट।
साइड टेबल के दूसरे दराज में सरदर्द की टैबलेट रखी है, आप वो ले लें, हम कुछ वक्त में वापस आ जाएंगे। मुस्कुराते हुए वो एक बार फिर वापस चली गई। दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थामे वो निढाल सा घर में दाखिल हुआ, मगर हर तरफ खामोशी का राज देखकर उसे हैरत हुई। माना कि उसकी वजह से सब लोग उससे नाराज थे, मगर इतना सन्नाटा तो पहले भी नहीं था। बुलंद आवाज में तारा को आवाज लगाई, मगर वही आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आ गई। मॉम, डैड। एक बार फिर आवाज देने पर जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उसे तफ्शीश लाहक हुई। तारा के कमरे में झांका तो वहां भी सिर्फ खामोशी का राज था। फिर तेजी से अपने डैड और माँ के कमरे का रुख किया तो वहां भी सिर्फ खामोशी ही मुंह चिढ़ा रही थी। परेशानी से पेशानी मसल कर वो एक बार फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पता नहीं मिशी भी है या फिर सारे घर वालों की तरह वो भी कहीं चली गई थी। धड़ से दरवाजा खोलकर चारों तरफ नजर घुमाई। सद शुक्र, वो बेड से पांव नीचे लटकाए सपाट चेहरे से अपने पांव को घूरने में मगन थी। दरवाजा खुलने की इतनी तेज आवाज पर भी उसने कोई हरकत ना की। चांद को ये बात खटकी जरूर थी, मगर फिर खामोशी से सारे शॉपिंग बैग सोफे पर रखकर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। तुम्हारी खातिर शॉपिंग कर आया हूँ, चाहो तो चेंज कर सकती हो। बाकी घर वाले कहाँ गए हैं? कोई जवाब मौसूल न होने पर कुछ तौकफ के बाद वो फिर बोल उठा, वो सब किसी असवद अंकल के घर गए हैं। दूसरी तरफ से जवाब चेहरे के तासरातों की तरह ही स्पॉट आया। चांद ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उसे ठीक ठाक छोड़कर गया था। वो उसके साथ लड़ भी रही थी, झगड़ भी रही थी, उसके करीब जाने पर भी नहीं रोका था। फिर ये 3-4 घंटों में ऐसा क्या हो गया? वो पहले से भी ज्यादा टूटी बिखरी, उदास और गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ है मिशी? मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो क्या? एक बार फिर सामने से कोई जवाब मौसूल न होने पर ठंडी सांस भरी। शॉपिंग बैग्स में से एक खास बैग उठाकर वो उसके बराबर में आ बैठा। उसी बैग में से एक रेड कलर का कामदार दुपट्टा निकालकर उसके सर पर उड़ाया। अभी तुम ये पहनो। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमने रेड कलर की सादा सी फ्रॉक पहनी थी। ये कलर मुझे तुम पर बाकी सब रंगों से ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए आज जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मुझे ये सूट दिखाई दिया और मुझे ये पहली ही नजर में तुम्हारी खातिर पसंद भी आ गया। इत्तेफाक से उसका कलर भी रेड था। देखो, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ दुपट्टा उड़ाया है और इसमें ही तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जब तुम ये पहनकर आओगी। बस वो अपनी ही आंखें जा रहा था जब उसकी ये सब बातें मिशी के दिल में नफरत का एक नया उबाल उठा रही थी। बस करो चांद मलक, बस कर दो अब अपना ये झूठा नाटक। उसने सर से दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंका, जबकि चांद ने हैरतजदा होकर उसके इतने शदीद रद्दे अमल को हैरानगी से देखा। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग थक नहीं जाते इतना झूठ बोल बोल कर? क्या मिलता है मासूम लड़कियों के दिलों से खेलकर? कितना सुकून मिलता है जो हर मर्द बस यही करता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मिशी? कैसा झूठ? वो झुंझुला उठा। ये मासूमियत, सब कुछ करके तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ मालूम ही ना हो। मगर तुम्हारा सच मेरे सामने खुल गया है मिस्टर मलक। क्या मिला आखिर मेरी जिंदगी से खेलकर? अब इसे अपने आंसू चाह कर भी रोकना मुश्किल हो गए, जबकि वो हैरत ज़दा सा इन इल्जामों का कोई सिरा ढूंढने की कोशिश में लगा था। आखिर गलती कहाँ हो गई थी जो इस वक्त वो इस कदर बदगुमान लग रही थी? बताओ मुझे क्या मिला? मुझे मेरा कसूर बताओ। आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था तुम्हारा जो तुमने मेरी जिंदगी को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया? इस रिश्ते को मोहब्बत से पुर करने की बात करते हो। मैं बताती हूँ इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया। ढेरों रुसवाइयां, न करदा इल्जामात और जिंदगी भर पीछा न छोड़ने वाली बद्दुआएं। मेरी तमाम खुशियां छीन ली इस रिश्ते ने। आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया तुमने? उसने चांद को गरे बांस से पकड़कर झंझोड़ा। जब तुम अमल से प्यार करते थे तो मुझे एक बार बताते, चाहे मेरे हिस्से में जितनी भी रुसवाइयां आती मैं कभी तुमसे निकाह न करती। अरे मैं तो यूं भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। इस बात पर चांद को करंट लगा। वो और अमल से प्यार, ये उससे किसने कह दिया? जरूर कोई गलत फहमी हुई थी। देखो मिशी, आराम से मेरी बात सुनो। नहीं, तुम देखो और सुनो। देखो, इन 2 दिनों में तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुनो कि आज तक जिस मिशेल ने किसी से अपने लिए उफ भी नहीं कहलवाई थी, वो आज लोगों के इल्जामात सुनती है। जानते हो,
अमल ने मुझसे अभी क्या कहा? वो बोली कि मैं मोहब्बतों की तरसी हुई लड़की उसके और तुम्हारे प्यार से जल उठी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम दोनों का प्यार, इसीलिए मैंने तुम्हें रिझाया, अपने चुंगल में फंसाया और तुम्हें खुद से इस रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर कर दिया। वो मुझे बद्दुआएं दे रही थी। बोलते बोलते आखिरकार वो किसी हारे जवाहरी की तरह जमीन पर ढह गई। कोई कह दे कि ये कोई बुरा ख्वाब है। मिशी की एक एक बात उसे हैरत के समुंदर में गोताजन कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अमल ने उसे ऐसा बोला, वो अमल जो अगर मिशी के साथ भी होती तो वो गलती से भी उसकी तरफ देखना गवारा नहीं करता था। उसका ध्यान तो हमेशा मिशी पर ही रहता था। जब दिल के सारे तार ही इससे जुड़े थे तो वो क्यों कर कहीं और देखता। देखो मिशी, मेरी बात सुनो। वो झूठ बोल रही है, और क्यों झूठ बोल रही है मैं नहीं जानता। उसने भी घुटनों के बल ऐन उसके सामने बैठकर सफाई दी, मगर जब मिशी ने नफरत से उसका हाथ झटका तो चांद का भी गुस्सा ऊद आया। तभी उसके दोनों बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत करके उसे अपनी तरफ खींचा। बस बहुत हुआ मिशी, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है और मुझ पर यकीन नहीं तुम्हें। आखिर क्यों? खून चिलकाती आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर सवाल किया। मगर आज वो उसके किसी रोब में नहीं आने वाली थी, क्योंकि तुम झूठे हो। मैं तुमसे नफरत करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। वो भी गुस्से से गर्राई। अब छोड़ो मुझे। एक झटके से अपना आप छुड़वा कर वो उसी दुपट्टे पर पांव रखकर आगे बढ़ गई। अनजाने में वो घर की बैक साइड आ गई थी, मगर अब यहां आकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। सामने ही एक दो नहीं बल्कि चार चार शिकारी कुत्ते बंधे थे, जिन्होंने उसे देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। और वो सदा का डरपोक, उनकी गर्राहट सुनते ही पांवों में से सारी जान निकल गई। टांगे बेजान होती महसूस हुई। थर थर कांपते हुए आंसू तवातर बहने लग गए। यहाँ तक कि वो चीख कर किसी को मदद के लिए बुलाना भी भूल गई। एक्सरसाइज करते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ। दिमाग में सबसे पहला ख्याल जिसका आया वो चंचल थी। तेजी से शर्ट पहनकर वो कमरे से बाहर आया। कई राहदारियां अबूर करके उससे पहले कि वो नीचे हॉल में जाता, अरसल परेशानी से इधर उधर घूमता नजर आया। क्या हुआ अरसल? मुस्तफा की पुकार पर वो उसकी तरफ बढ़ा। मुस्तफा, तुमने नूर को देखा है क्या? नीचे सब लोग हैं, बस वो नहीं है, और कमरे में भी कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर वो नहीं जाएगी इस बात की गारंटी है मुझे। मगर एक मिनट अरसल, मैंने उसे दाएं जानब जाते देखा था। तुमने उस तरफ चेक किया है क्या? हाँ देखा, मगर मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। मैं भी आता हूँ साथ। मुस्तफा भी उसके साथ आगे बढ़ा। वो ना जाने कब से रोए जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन कुत्तों में से एक अपनी जंजीर से आजाद होकर उसकी तरफ बढ़ा, डर और खौफ की वजह से वो पल में अपने होश और हवास से बेगाना हो गई। याद रहा तो बस इतना कि दो मेहरबान बाजुओं ने उसे गिरने से पहले थाम लिया था। वो जो भी था, उसकी आंखें भी उसी की तरह नीली थीं। चंचल उठो। सामने ही कुत्तों को देखकर उसे सारी फिल्म समझ आ गई। कुत्तों से तो उसे हमेशा से डर लगता था, और इस वक्त तो उसके सामने चार चार कुत्ते थे, और उनमें से एक तो उसके ऐन मुकाबिल खड़े होकर भौंक रहा था। शोर की आवाज पर अरसल भी भागकर उसकी तरफ आया, जबकि उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मुस्तफा ने लब भींचे। अरसल, ये शायद कुत्तों को देखकर बेहोश हो गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये डरती भी तो बहुत है। आगे बढ़कर उसने नूर के वजूद को अपनी बाहों में उठाया और आगे बढ़ गया, जबकि मुस्तफा ने बेबसी से बेहोश अपनी बहन की तरफ देखा। काश उसे याद होता कि वो उसका भाई है, तो वो कैसे भी इस हालत में अरसल को उसे लेकर जाने न देता। हाँ, तो फिर असवद, जैसा तुमने बोला है वैसा ही रख लिए हैं फंक्शन। सलीम और असवद न जाने कब से अरसल और चांद की शादियों को लेकर शिकवा कुना भी थे। यूसुफ साहब और शम्स साहब भी उनके साथ थे, मगर अब हो क्या सकता था? जो होना था हो गया था। इसीलिए सबका मुत्तफिक फैसला ये था कि ग्रैंड फंक्शन करवा कर उनके निकाह की खबर बाकी तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचा दें। एक तरह से ये वलीमा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ चंबेली भी किर्रत के साथ अपने दुखड़े रो रही थी। उसे चांद के यूं रातों रात निकाह का बहुत दुख था, वो भी एक अनजान लड़की से, जिसे न वो जानते न ही पहचानते। और तारा हमेशा से रूप की दीवानी अभी भी उसके साथ बातों में मगन थी।